नमस्कार साथियों। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातों करने वाले, कभी पाक को भारत में मिल पाएगा उसको लेकर बड़ी बातें करने वाले। अभी अपन बात करेंगे अशोक कुमार पांड्या, जिनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने उनके एक नया वीडियो अपलोड किया है। उनका टाइटल है बड़ी बातें करने वाले बीजेपी नेता कभी पाक को भारत में मिला पाएंगे। इसको लेकर इसी वीडियो का अपन रिएक्ट करेंगे। उन्होंने अभी अभी वीडियो अपलोड किया है जिसके बारे में अपन अभी बात करेंगे, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इसी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी और यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है हमेशा फितूर सवार होता है। चुनाव चल रहे थे पिछले, और उसके बीच में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 6 महीने के अंदर पीओके ले आएंगे। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कभी कोई बाबा खड़ा हो जाता है और कहता है पीओके ले जाएंगे। जब कुंभ चल रहा था तो एक बाबा ने कहा था कि इस बार कुंभ में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। इस तरह की बेवकूफियां, इस तरह की बातें लगातार होती रहती हैं। ऐसा लगता है इन लोगों को कि पीओके कोई संतरा है पेड़ पे लगा हुआ, जाएंगे, चढ़ेंगे और तोड़ के लेते आएंगे। अच्छा, मैं ये कहता हूं लेते आओ, जोड़ लो पीओके को हिंदुस्तान में। जो कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला, उसको जोड़ लो। उधर गिलगिट बाल्टिस्तान भी जोड़ लो, इधर मुजफ्फराबाद वाला भी जोड़ लो। हमारी बला से हमें तो अच्छा ही है। मैं तो चाहता हूं एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान देखना, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मुजफ्फराबाद भी जाना चाहता हूं मैं। इतिहास की तमाम सारी चीजें हैं। इतने साल से कश्मीर पे काम कर रहा है, घाटी जम्मू इतना घूमा है, ये इलाका भी घूम लूंगा। लेकिन ये पीओके करते करते इस बार क्या हुआ है कि 4 दिन में जब इन्होंने सीज फायर किया और उसके बाद इनसे सवाल पूछे जाने लगा कि भैया तुम तो पीओके लाने वाले थे, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर रहे थे, 4 दिन में तुमने सीज फायर क्यों कर लिया? चलो हमने ये भी मान लिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तुम्हारे सामने कि सीज फायर कर लो, लेकिन जिसको पीओके चाहिए था उसने पाकिस्तान की इस गिड़गिड़ाहट को मान क्यों लिया? हकीकत यह है कि ट्रंप लगातार कह रहा है कि उसने समझौता कराया। चलो, जिसने भी कराया होगा। नेहरू के ऊपर सवाल उठाते हो कि वो यूएन में लेके चले गए, तुम तो ट्रंप के पास लेते गए, यूएन में भी नहीं ले आए। अब ट्रंप कह रहा है कि कश्मीर पर भी वो मध्यस्थता करेगा। तो 4 दिन में जिन्होंने सीज फायर कर लिया वो नेहरू से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पीओके पाकिस्तान को कैसे दे दिया। पहला सवाल तो ये, पहला जवाब तो ये बेसिकली कि कश्मीर 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बना ही नहीं था। अगर पूरा कश्मीर 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बन गया होता, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछते कि भैया तुमने कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया। बहुत सिंपल सी कहानी है कि महाराजा हरि सिंह जो वहां पर थे, उन महाराजा हरि सिंह ने न भारत से मिलने की बात की, न पाकिस्तान से मिलने की बात की। उनको तो आजाद डोगरिस्तान बनाना था। और मजेदार बात है कि उस समय जो कट्टरपंथी हिंदू नेता जो आरएसएस से जुड़े हुए थे और कट्टरपंथी मुस्लिम नेता, दोनों खड़े थे महाराजा हरि सिंह के साथ कि हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं मिलना है, हमको तो आजाद रहना है और किसी और की जरूरत नहीं है। उनके बेटे हैं करण सिंह की जीवनी पढ़ लीजिए, वहां से ही आपके समझ में आ जाएगा। एक साधु थे उनके साथ, तांत्रिक। उन्होंने कहा था कि आप तो आजाद मुल्क पे महाराज बन के राज करेंगे, और उन्हीं की बात वो सुन रहे थे। खैर, वो गए 15 अगस्त 1947 के पहले माउंटबेटन गए उनके पास कि भाई फैसला कर लो, हिंदुस्तान से मिलना है कि पाकिस्तान से मिलना है, आजाद तो रह नहीं पाओगे। मिले ही नहीं, कह दिया पेट में दर्द है। मिले ही नहीं, बात ही नहीं की। अच्छा, पटेल साहब क्लियर थे कि भाई हैदराबाद तो हमको हर हाल में चाहिए, कश्मीर भले पाकिस्तान को दे दो अगर वो राजा चाहता है तो सारा मामला यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हरि सिंह ने ना पाकिस्तान के साथ कोई समझौता साइन किया, ना हिंदुस्तान के साथ। दोनों को भेज दिया स्टैंड स्टिल समझौता, यानी जहां से जो आता है आता रहे। डाक तार विभाग जो आपके इलाके में है उसको संभालते रहिए, वगैरह आप करते रहिए, स्टैंड स्टिल हो। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले जो हालात थे वही बने रहें, लेकिन कश्मीर और जम्मू और लद्दाख पे कब्जा बना रहे महाराजा का। तो पहला झटका तो उसी समय लगा। सुन लीजिए,
15 अगस्त 1947 को, जब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। गिलगिट और बाल्टिस्तान में गिलगिट स्काउट काम करता था, जिसका चीफ था मेजर ब्राउन। उसने उसी दिन पाकिस्तान से एक तहसीलदार को बुलवाकर वो इलाका पाकिस्तान में शामिल करवा दिया। ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे महाराजा के प्रतिनिधि, वहां उनको उठाकर गिरफ्तार करवा लिया। बाद में भारत ने उनको आजाद करवाया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के पास चला गया, जब महाराजा आजाद थे, जब जम्मू और कश्मीर जो था वो आजाद मुल्क था, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद जब ये स्टैंड स्टिल समझौता आया, भारत ने कहा भाई विलय करना है तो विलय करो, इस तरह के समझौते हम नहीं करते। हमारा जो सिद्धांत है उसके हिसाब से हम इस तरह का समझौता किसी से नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कर लिया। डाक वाक सब कुछ जो है पाकिस्तान के कब्जे में आ गया वहां का, क्योंकि राजा का तो कुछ था नहीं। अब उसके बाद पाकिस्तान ने लगा दिया ब्लॉकेट लगाया। पाकिस्तान को लगता यह था कि किसी पके हुए फल की तरह यह हमारी झोली में आज नहीं कल गिर जाएगा, लेकिन महाराजा तो आजादी चाहते थे। पाकिस्तान ने ब्लॉकेट लगा दिया कि हम सामान ही नहीं जाने देंगे। अब त्राही मच गई। हिंदुस्तान के रास्ते, जम्मू के रास्ते कुछ सामान वामान पहुंचा। पाकिस्तान को जब समझ में आ गया कि राजा ऐसे मानने वाला नहीं है, तो उसने एक प्लान बनाया, और इस प्लान के बारे में मैंने कश्मीरनामा में बहुत डिटेल में लिखा है। लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी सारी प्लानिंग थी। जिन्ना को लूप में भी नहीं लिया गया, जिन्ना वैसे भी बीमार थे, जिन्ना को किनारे छोड़ दिया गया और कबायलियों को भेजा गया, और उसके पीछे पीछे पाकिस्तान की आर्मी आई। अब कबायली घुसने लगे कश्मीर में, और याद रखिएगा कश्मीर राजा के पास था, भारत का हिस्सा नहीं था। इस बात को बार बार नोट कीजिएगा। बारामूला तक चढ़ा है कबायली। लोकल कश्मीरियों ने अपने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की। मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 3-4 दिन तक उनको भटकाया। उसके बाद जब इन लोगों को पता चल गया कि मकबूल शेरवानी हमें भटका रहा है, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। फांसी नहीं, असल में सलीब पे चढ़ा दिया गया। उसके दोनों हाथों में, जैसे ईसा मसीह के साथ हुआ सा, उसके दोनों हाथों में कीले गाड़ दी गई, लटका दिया गया, और मकबूल शेरवानी मर गए। खैर, जब वहां तक बारामूला तक पहुंच गए और राजा की जो सेनाएं थी वो लगातार हारने लगी, तब महाराजा को लगा कि हिंदुस्तान से मदद नहीं मिली तो पूरे कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। नेहरू जी लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन पटेल जी करते तो क्या करते। कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं था, कश्मीर आजाद मुल्क था, वहां हम सेना नहीं भेज सकते थे। उसके बाद राजा ने मदद मांगी तो नेहरू और पटेल दोनों ने कहा कि आपको करना पड़ेगा विलय। उन्होंने कहा ठीक है, मैं विलय के लिए तैयार हूं, भारत से मिलने के लिए तैयार हूं। तब यहां से मेनन को विलय पत्र लेके भेजा गया, और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र साइन हुआ। उसके बाद राजा वहां से कश्मीर का सारा डीजल पेट्रोल वगैरह लेकर, अपनी शालें वालें, सारा सामान महल का खाली करके चले गए जम्मू, और दोबारा लौट के नहीं आए। छोड़ दिया कश्मीर को उसके हाल पे। शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया, और शेख अब्दुल्ला ने एक मिलिशिया बनाई, पीपुल्स मिलिशिया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब शामिल थे, औरतें भी शामिल थीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नेहरू जी उन्हीं औरतों की सलामी ले रहे हैं जो पीपुल्स मिलिशिया बनाकर कबायलियों का मुकाबला कर रही थी। अगले दिन पहुंचा भारत का प्लेन, और जब भारत का प्लेन पहुंचा वहां अंधेरा हो गया था, लाइट काट दी थी कबायलियों ने। तो शेख अब्दुल्ला और उनके लोगों ने टार्च जला के रोशनी की, जिसमें भारत की फौज उतरी। उसके बाद शुरू हुई लड़ाई। बारामूला से खदेड़ा गया, कारगिल से खदेड़ा गया, जम्मू से बाहर किया गया, पुंछ का एक हिस्सा छुड़ाया गया। अक्टूबर से दिसंबर तक 2 महीने की लड़ाई में वो पूरा कश्मीर खाली कराया गया, जो आज भारतीय कश्मीर है, जो आज भारत के पास है। तो याद रखिएगा, कश्मीर हमको मिला नहीं था। कश्मीर की एक एक इंच की जमीन नेहरू जी और पटेल जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने लड़कर जीता है। कश्मीर श्रीनगर से 90 मील की दूर तक कब्जा हो चुका था कबायलियों का, और यह कब्जा जब हुआ तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि राजा ने साइन नहीं किया था विलय पत्र पर। उसके बाद आ गया दिसंबर में थी भयानक ठंड। हमारी जो सेना थी, जनरल थिमैया हो या बाकी सारे लोग हो या नौशेरा के शेर हो, बड़ी हिम्मत के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग जाड़ों में लड़ने की नहीं थी, और पाकिस्तानी हायर पे थे। बर्फ लगातार गिरनी शुरू हो गई, कश्मीर में चिल्ला शुरू हो गया, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था। सरदार पटेल की एक चिट्ठी है जिसमें वो लिखते हैं कि ये जंग अगर और लंबी चली तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे लोग भी बहुत मारे जाएंगे, और हमारा खजाना भी खाली हो रहा है। तब जाकर इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता बना।
भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ और लाइन ऑफ सीज फायर बनी, जिसको बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया 1971 के बाद। और आप इस लाइन ऑफ सीज फायर में देख लीजिए, पूरी कश्मीर घाटी हमारे पास है, पुंछ का एक हिस्सा हमारे पास है, कारगिल हमारे पास है, लेह लद्दाख हमारे पास है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। अब आप कहते हैं ले गए जवाहरलाल नेहरू, यूएन क्यों ले गए? अरे भाई, दो मुल्कों के बीच में लड़ाई होगी तो यूएन नहीं जाएगी तो क्या आपके घर जाएगी? यहां तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में यूएन छोड़ दीजिए, आप 4 दिन के अंदर पहुंच गए ट्रंप की बात मानने के लिए। ट्रंप ने कहा और आप मान गए, और वहां 2 महीने लड़ने के बाद यूएन में जाना गलत हो गया। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। 1 इंच जमीन नहीं ला पाए हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी। और कश्मीर जितना है उतना एडिशन हुआ। जब आजाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को, तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तो जितना कश्मीर हमारे पास है वो तो एडिशन है, वो तो नेहरू जी, पटेल जी और हमारी महान सेना ने देश के अंदर जोड़ा है। आपने क्या किया? चाइना जमीन कब्जा करता रहा, आपने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। लड़ने की बात आई तो कह दिया चाइना तो हमसे बहुत बड़ी इकानमी है, उससे कैसे लड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, 4 दिन में सीज फायर कर लिया। और आप नेहरू को सिखाएंगे, आप भारतीय सेना को सिखाएंगे। उसके बाद से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। अयूब खान कह रहे थे नाश्ता हम जो है दिल्ली में आके करेंगे। कहा हमारे शास्त्री जी ने, अयूब खान बहुत बड़े आदमी हैं, उनको कष्ट क्यों देना है, चलो लाहौर चल के ही उनको नाश्ता करा आते हैं। क्यों बेचारे वहां से दिल्ली आएंगे, इतना परेशान होंगे। जिस पाकिस्तान को लगा था कि भारत को यूं हरा देगा, जब अंदर तक घुस गई हमारी सेना, उसकी हालत खराब हुई। समझौते के लिए गिड़गिड़ाया और 1965 में मास्को में ताशकंद समझौता हुआ। उस समय संघी क्या कर रहे थे? उस समय संघी जो है वो शास्त्री जी के घर के सामने नारा लगा रहे थे। इतना परेशान कर दिया था ललिता जी को, जो अपने बच्चों के साथ यहां थी, कि जब शास्त्री जी ने फोन किया तो ललिता जी ने बात करने से इंकार कर दिया। शास्त्री जी को ये लोग तब देशद्रोही कह रहे थे। वही शॉक लगा था। बहुत थीरी चलाते हैं लोग, इसने जहर दिया, उसने जहर दिया, सब एनालिसिस हो चुकी है। हार्ट अटैक उनको हुआ था और वही शॉक लगा था। इन्हीं सारी चीजों का शौक लगा था कि मैं हिंदुस्तान लौटूंगा तो ये लोग मेरे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाएंगे। 1971 की बात करते हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। पाकिस्तान की जो जमीन थी वो कम कर दी गई। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। निक्सन बुलाए थे इंदिरा गांधी को, पूरे रौब से जाकर पब्लिकली बोल के आए कि भारत एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। चाइना उधर गाना गाता रहा, कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका गाना गाता रहा, कुछ नहीं कर पाया। 7वां बेड़ा 8वां बेड़ा की बात ही करता रह गया। बेड़ा आया और वापस लौट गया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। समर्पण हुआ था, पैंट उतारो सेरेमनी हुई थी यहां पर। और ये कहते हैं कि आपने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया, आपके पास तो इतने सारे लोग थे। अरे भैया, पीओके को लेकर रशिया तक तैयार नहीं था, और रशिया की मदद नहीं होती तो हम बांग्लादेश को ऐसे जीत नहीं पाते। यूएनएससी के अंदर सारे लोग हमारे खिलाफ थे। चाइना के बारे में आप जानते हैं, उसके पास भी वीटो है, अमेरिका के पास भी वीटो है। सारे लोग खिलाफ थे, कोई नहीं चाहता था ये बात। तो अगर पीओके पे कब्जा करने की कोशिश करती, यूनाइटेड नेशन से दुनिया भर के सैंक्शन लगते, दुनिया भर के देशों से सैंक्शन लगते, और भारत के लिए 1000 तरह की मुश्किल पैदा हो जाती, जिसमें रशिया भी मदद नहीं कर पाता। इसीलिए शिमला समझौता कर लिया कि बेटा अब कभी जाकर तुम अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर कश्मीर नहीं चिल्ला पाओगे। और जिस कश्मीर को लेकर वहां पर जनमत संग्रह कराएंगे, वहां पे ये कराएंगे, पाकिस्तान दुनिया भर की बातें करता था। 72 में शिमला समझौते के बाद वो सब खत्म हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल इशू रह ही नहीं गया। वो थी इंदिरा गांधी। आप कहते हो हमारे इतने लोग उनकी जेलों में मर गए। अरे भाई, वहां भी यही कहा जाता है कि उनके इतने लोग हमारी जेलों में मर गए। कभी जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं उनकी सही संख्या सामने नहीं आती है। बहुत सारे लोग कोवर्ट लड़ाई लड़ते हैं, बहुत सारे लोग ओवर्ट लड़ाई लड़ते हैं। एक सरबजीत सिंह का मामला था पाकिस्तान में, क्यों नहीं भारत सरकार उसको रिहा करा लेती है। बीएसएफ के एक जवान को रिहा कराने में 20 दिन लग गए। तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रिजनर ऑफ वार रहे हो जिनका रिकॉर्ड ना हो और हम ना मांग पाए हो पाकिस्तान से। पाकिस्तान भी यही कहता है कि उसके बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वार यहां जेल में सड़ के मर गए। ये हर युद्ध में होता है।
आज बैठ के तुम इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, सबकी गिनती करते हो। अपनी गिनती बताओ भाई, 11 साल में क्या कर लिया? क्यों नहीं पीओके मिला लिया? दावे करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, क्यों नहीं पीओके मिला लिया? अभी जंग शुरू की थी, हमारी सेना ने पूरी ताकत के साथ जाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। जब रिटेलिएट किया तो हमने भी रिटेलिएट किया था। क्यों 4 दिन के अंदर सीज फायर करना पड़ा? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था। तो तुम जिस इंटरनेशनल प्रेशर में 4 दिन में झुक गए, सोचो नेहरू 2 महीने लड़ते रहे। सोचो इंदिरा गांधी तभी मानी जब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट दिया। तुम तो 4 दिन में मान गए भाई, कुछ नहीं कर पाए। तो पहली बात तो यह कि पीओके कोई गिफ्ट में नहीं दिया गया था। जो कश्मीर हमारे पास है वो लड़ के लिया गया था, 1-1 इंच लड़ा गया था, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में भी लड़ाई लड़ी गई थी, तब कश्मीर हमारा हिस्सा है। तो जो कश्मीर है उसको भारत में जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि पहले से कश्मीर था और उतना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। जो चाहो वो किताब पढ़ लो, यहां खुली चुनौती है। मैंने तो कश्मीरनामा में 300 किताबों के रेफरेंस दिए हैं, और सिर्फ अगर इस चैप्टर की बात करोगे तो 2500 किताबों के रेफरेंस दिए हैं एक चैप्टर में। जो किताब चाहे मन करे पढ़ लो, महाराजा के बेटे करण सिंह की जीवनी पढ़ लो, जो चाहे पढ़ लो, और जो फैक्ट मैंने दिए हैं उसको जरा गलत साबित करके दिखा दो। अगर तुम्हें लगता है कि सुबह व्हाट्सएप आता है जिसको 500 लोगों को तुम फॉरवर्ड करते हो वही इतिहास है, तो दरअसल तुम्हारे दिमाग का कचरा किया जा चुका है। जाओ इतिहास को थोड़ा पढ़ो, समझो, तब समझ में आएगा क्या थे नेहरू, क्या थे पटेल, क्या थी इंदिरा गांधी, क्या थे लाल बहादुर शास्त्री। आखिरी बात सुन लो, अगर नहीं होते जवाहरलाल नेहरू तो कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं बनता। जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा।